देखिए WBC जो है, WBC को जो है हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। ठीक, अब सिर्फ ल्यूकोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये होते हैं आपके कलरलेस, दे आर कलरलेस। ल्यूकोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इनको बोला था व्हाइट ब्लड कॉर्पस्यूल्स। ठीक, इसी में टर्म आ जाता है जिसको हम बोलते हैं TLC। अक्सर आप लोग पैथोलॉजी जब ब्लड चेक कराने जाते हैं, ब्लड रिपोर्ट कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो वहाँ TLC और DLC आता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो TLC का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में कितना टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, तो इसको हम कहते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक, तो अब ये जो है हमको जो WBC में जो आपका TLC है ये होता है लगभग 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में आपका 6000 से 8000 TLC जो है टोटल ल्यूकोसाइट होता है। ठीक, अब यहीं पे एक टर्म आता है ल्यूकोसाइटोसिस, एक टर्म आता है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या होता है ल्यूकोसाइटोसिस? ठीक, जब कभी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या कभी हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होता है, तो जब कभी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा, ठीक, उस समय जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के समय जो इंक्रीज होता है WBC में, इंक्रीज इन WBC में जो इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, यानी WBC का बढ़ जाना ल्यूकोसाइटोसिस। WBC का तभी बढ़ेगी जब हमारी बॉडी में पैथोजन अटैक करेंगे, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो। इसके अटैक के साथ ही WBC फैगोसाइटोसिस के लिए इंक्रीज होने लगती है। ठीक, इसी के साथ एक टॉपिक और आता है, एक टर्म आता है ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक, तो ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या है? ल्यूकोसाइटोपिनिया है कि जब कभी हमारी बॉडी में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी TLC डिक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक, इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जब हमारी बॉडी में WBC कम होने लगता है? तो एक तो है एड्स, दूसरा है आपका टाइफॉइड और तीसरा है आपका ल्यूकेमिया। इन कंडीशन में आपका WBC जो है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक, WBC जो है डिक्रीज होने लगता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक, इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। जब हमारी बॉडी में एबनॉर्मल इंक्रीज होता है, जब हमारी बॉडी में एबनॉर्मल इंक्रीज होता है TLC में, एबनॉर्मल इंक्रीज इन TLC में एबनॉर्मल इंक्रीज होता है यानी मोर देन 1 लाख। और ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा जब किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो जब किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है
तो उसकी बॉडी में टीएलसी का नॉर्मल इंक्रीज होता है मोर देन 1 लाख, इस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बेसिस पर हम ये देखेंगे कि ल्यूकोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो दो प्रकार के हैं। ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक, तो ल्यूकोसाइट्स आपके दो प्रकार के हैं। ठीक, पहला टाइप जो है वो कहलाता है ग्रेन्युलोसाइट्स। पहले टाइप को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। आखिर में क्यों इसको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं? क्योंकि ये जो सेल्स हैं इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं।
और इनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आपका मल्टी लोब्ड है। न्यूक्लियस जो है मल्टी लोब्ड होता है, ठीक, इसलिए इनका नाम पड़ा है ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक, अब चूंकि ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं इसलिए इनको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC। ठीक, इसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC कहते हैं। और ये ग्रेन्युलोसाइट्स आपके पैदा होते हैं बोन मैरो में, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पहले प्रकार का ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और जिसका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है उसको हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। इसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा ए ग्रेन्युलोसाइट्स, सेकंड है हमारा ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब देखिए ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है। यहां पे जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो यहां पे साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, क्लियर है, एंड नो ग्रेन्यूल्स, किसी प्रकार के ग्रेन्यूल्स भी नहीं है। यहां पे किसी प्रकार के भी ग्रेन्यूल्स नहीं है। ठीक, तो यहां जो न्यूक्लियस है वो भी आपका डिवाइडेड नहीं होता है लोब्स में। न्यूक्लियस इज आल्सो नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्स। न्यूक्लियस जो है वो किसी भी लोब्स में डिवाइडेड नहीं है, इसीलिए यहां पे पाए जाने वाले जो WBC हैं उनको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर WBC। क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लियर WBC कहते हैं। ठीक, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ये भी आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अब अगर इनकी बात करें तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं वो आपके दो प्रकार के हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स आपके दो प्रकार के हैं, आर ऑफ टू टाइप्स। जिस प्रकार से ग्रेन्युलोसाइट्स आपके तीन प्रकार के हैं, पहला है बेसोफिल्स, ठीक, एसिडोफिल्स, और तीसरा है आपका न्यूट्रोफिल्स। तीन प्रकार के आपके ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से ए ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के हैं, एक है आपका मोनोसाइट्स और दूसरा है आपका लिम्फोसाइट्स। दूसरा टाइप है लिम्फोसाइट्स। तो ये तो था हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, जिसमें हमने बताया कि ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है। वहीं पे अगर हम बात करें आपका न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है तो इनको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC भी कहते हैं, और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। ये तीन प्रकार के हैं, बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो आपका क्लियर होता है और इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस आपका डिवाइडेड नहीं होता है लोब्स में, यानी ये मोनोन्यूक्लियर WBC होता है। ये भी आपका बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स आपके दो प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। दो प्रकार के आपके ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, जितने भी हमने ये टाइप्स पढ़े हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और इनग्रेन्युलोसाइट्स की, इसकी एक टेबल देखते हैं। और उस टेबल में हम पूरा एक टेबल बनाते हैं अच्छी सी। इसमें सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का एक टेबल बनाएंगे। ठीक, यहां पे सबसे पहले हमारा आएगा एसिडोफिल्स, ठीक। इसके बाद आएगा बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। फिर हमारा आएगा न्यूट्रोफिल्स, यहां पे आएगा हमारा मोनोसाइट्स, और यहां पे आएगा हमारा लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक। तो सबसे पहले हम साइज की बात करेंगे कि साइज क्या है, ठीक। तो देखिए एसिडोफिल्स की अगर हम बात करें तो इसका साइज जो है 10 से लेके 14 माइक्रोन तक होता है। बेसोफिल की बात करें तो 8 से लेके 10 माइक्रोन होता है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो 10 से लेके 12 माइक्रोन होता है। और मोनोसाइट की बात करें तो 12 से लेके 20 माइक्रोन होता है। तो ये तो हो गई इनके साइज की बात है। वहीं पे लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो 6 से लेके 16 माइक्रोन तक इसका साइज होता है। तो हमने 4-5 प्रकार के हमने ग्रेन्युलोसाइट और इनग्रेन्युलोसाइट पढ़े हैं, तो उन सबको हम एक साथ कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक। साइज के बाद अब बात आती है लाइफ स्पैन की, कि आखिर में इनका लाइफ स्पैन कितना होता है। बात आती है लाइफ स्पैन की, कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है। तो एसिडोफिल का लाइफ स्पैन है 14 घंटे का, बेसोफिल का लाइफ स्पैन है 10 घंटे का, और न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पैन है 12 घंटे का, ठीक। मोनोसाइट्स की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन लेस देन 24 आवर्स है, ठीक। और लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन 5 to 7 डेज है, 5 से 7 दिन तक है, ठीक है। अगर इनकी न्यूक्लियस की शेप की बात करें कि इनका न्यूक्लियस का जो शेप है वो किस प्रकार का है, शेप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के शेप की बात करें तो न्यूक्लियस का जो शेप है वो आपका बाइलोब्ड है एसिडोफिल्स में, ठीक। बेसोफिल की बात करें तो 2 और 3, बेसोफिल्स की बात करें तो 2 और 3 लोब्ड है, 2 और 3 लोब्ड है, या फिर आप इसको कह सकते हैं ये एस शेप है। बेसोफिल जो हमारा है वो एस शेप है, ठीक। न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये 3 to 5 लोब्ड है, और मोनोसाइट की बात करें तो ये किडनी शेप है, किडनी शेप, या फिर इसको हम बीन शेप भी कह सकते हैं। किडनी शेप है या फिर इसको हम बीन शेप भी कह सकते हैं, ठीक। अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो इसका शेप जो है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल हो जाता है, ड्यू टू विच साइटोप्लाज्म becomes पेरिफेरल। साइटोप्लाज्म जो है वो आपका पेरिफेरल हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, वो है इसका फंक्शन, कि इन सब सेल्स के फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शन की अगर हम बात करें
तो एसिडोफिल्स जो है ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एलर्जी से, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम एलर्जी, ये बॉडी को एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, एलर्जी के साथ साथ पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी ये बचाता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी ये पूरी मदद करता है बचाने की। ठीक, बेसोफिल की बात करें तो ये 3 सब्सटेंसेस को सीक्रेट करता है। हिपेरिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, हिस्टामिन, और तीसरा है आपका सेरोटोनिन। ये 3 सब्सटेंस आपका सीक्रेट करता है हमारा बेसोफिल। ठीक, न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये फैगोसाइटोसिस के लिए जाना जाता है। न्यूट्रोफिल हमारा फैगोसाइटोसिस के लिए जाना जाता है। ये आपका बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक, बैक्टीरिया और वायरस को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। ठीक, अब बात आती है हमारे मोनोसाइट्स की। तो मोनोसाइट्स को हम स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड भी कहते हैं, यानी डिकम्पोजर्स ऑफ ब्लड। मोनोसाइट्स को हम स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड कहते हैं। ठीक, ये आपका डेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स को ईट अप कर लेता है, ईट अप डेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स, डेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स को ये क्या कर लेता है? ईट अप कर लेता है। ठीक, अब बात आती है लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट में हमारा एक आता है टी एच सेल, इसको हम कहते हैं टी हेल्पर सेल, इसको हम कहते हैं टी हेल्पर सेल। इसमें एक आता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एक आता है टीसी यानी साइटोटॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, और एक आता है टीके यानी किलर सेल्स, किलर सेल्स। तो ये सब आपके इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं, जितने भी ये सेल्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस थे, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लेटलेट्स क्या होती है ना। तो प्लेटलेट्स जो है, पहली बात तो इनका जो साइज होता है वो 2 से लेके 3 माइक्रोन तक होता है। 2 से 3 माइक्रोन होता है, ठीक। और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन 2 से लेकर 4-5 दिन तक होती है। 2 दिन से लेकर 4 दिन या 5 दिन तक होती है, ठीक है। अगर हम प्लेटलेट काउंट की बात करें कि 1 मिलीमीटर क्यूब में कितनी प्लेटलेट होती है, तो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब प्लेटलेट होती है। अक्सर हम लोग पेशेंट को सुनते हैं कि 20,000 प्लेटलेट रह गई, 15,000 रह गई, 20,000 रह गई, 50,000 रह गई, तो वो 1.5 लाख के हिसाब से ही रेफरेंस लिया जाता है। 1 मिलीमीटर क्यूब में 1.5 लाख प्लेटलेट्स के आसपास होती हैं। अब प्लेटलेट्स की जो सबसे खास फीचर ये है कि ये प्लेटलेट्स जो होती हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ये प्लेटलेट्स आपकी कैसी होती हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक। और ये डिराइव्ड होती हैं मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मैरो, डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मैरो, सेल्स ऑफ बोन मैरो। तो मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मैरो से ये आपकी डिराइव होती है, ठीक। अगर इनके शेप की बात करें तो शेप जो है प्लेटलेट्स का डिस्क शेप होता है, ओवल शेप होता है और बाई कॉन्वेक्स शेप होता है। बाई कॉन्वेक्स शेप होता है। इन शेप की हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक। तो अगर प्लेटलेट्स हमारी काउंट कम हो जाती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर किसी भी व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उसको बोला जाता है कि इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, ठीक। तो डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। जब प्लेटलेट काउंट में डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक। तो क्या क्या फंक्शन होते हैं प्लेटलेट्स के? अगर प्लेटलेट के फंक्शन की हम बात करें, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। पहली बात तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का सब्सटेंस सिंथेसाइज करती हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का सब्सटेंस सिंथेसाइज करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, जो कि आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक। इसके अलावा प्लेटलेट का काम है सेरोटोनिन का निर्माण करना, सिंथेसाइज सेरोटोनिन, सिंथेसाइज सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का निर्माण करना प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा आपका। कल हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग,
ठीक, 13 फैक्टर्स बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग के, जो इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग ब्लड का सिस्टम पढ़ेंगे और फिर सर्कुलेशन पे आ जाएंगे। थैंक यू क्लास।